आरएनए जो है, कोरोना वायरस का आरएनए, चाहे आदमी का हो चाहे पोल्ट्री का हो, ये 4 ईंटों से बना, 4 प्रकार की ईंटों से बना हुआ है, 4 डिफरेंट टाइप्स। अब मान लीजिए वो ईंट को अपन देते हैं नंबर 1 2 3 4, 4 तरह की ईंटें, 4 तरह की ईंटें, 1 2 3 4। अब जब वायरस एक में से 2 होता है, रेप्लिकेट करता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई करता है, तो क्या होता है कि जो एक एक जो है, 1 नंबर की ईंट, 1 नंबर को 2 से ज्वाइन करना रहता है और 3 को 4 से, 1 को 2 से, 3 को 4 से। अभी मैं टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। सिंपल बात है कि वायरस जब डिवाइड होता है तो 4 ईंटें उसमें जो है, 1 को 2 से करना है, 3 को 4 से करना है। अब कई दफे क्या होता है ये आरएनए वायरसेस में, जैसा मैं पहले बता रहा था जब दोनों के डिफरेंसेस बता रहा था आरएनए और डीएनए वायरसेस से, कि आरएनए वायरसेस में म्यूटेशंस अधिक होते हैं, वो ज्यादा प्रोन है, उसमें ये टेंडेंसी है म्यूटेशन होने की। क्यों? अब क्या होता है कि 1 को 2 से कंबाइन होना ये रूल है और 3 को 4 से, और बाय मिस्टेक 1 कंबाइन हो गया 3 से, गलत कॉम्बिनेशन हो गया। 1 को जाना था 2 से और 3 को जाना था, 4 से कंबाइन होना था, मगर गलती क्या कर बैठा वायरस, जब डिवाइड हो रहा 1 ज्वाइन हो गया 3 से। बस अगर आपने ये समझ लिया तो वो म्यूटेशन हो गया। 1 को 3 से ज्वाइन किया, गलत पेयर, इसको बेस पेयरिंग कहते हैं, गलत हुआ, म्यूटेशन हो गया। और एक म्यूटेशन होगा, इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, तो एक अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। ये अमीनो एसिड कहां पे चेंज होगा? वो स्पाइक प्रोटीन में, उसके टिप पे जहां वो बाइंड करता है। तो डिफरेंट तरह का वो वायरस बन गया, डिफरेंट फॉर्म आ गया। अब ये समझने की, अब देखिए, अब इसका टेक्निकल ये है कि ये 4 ईंटें हैं, वो है एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, ग्वानिन। मगर ये मैंने टेक्निकल टर्म यूज नहीं की है क्योंकि कंफ्यूजन होता है। बस ये 1 2 3 4, 1 को 2 से, 3 को 4 से, अगर गलत हुआ कि एक ने 3 से ज्वाइन कर लिया तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। और उससे गलत, अच्छा उससे क्या हुआ, उससे क्या होगा कि एक म्यूटेशन से अमीनो एसिड बदल गया उसका, आरएनए का। और ये म्यूटेशन कहां पे हो रहा? आरएनए में, जीनोम में। अच्छा, ये इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस इतनी से चुप नहीं बैठता है, उसमें कई जीन्स आते हैं, इंसर्ट होते हैं, निकलते हैं, डिलीशन होता है, और एक और प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसको भी सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि 2 डिफरेंट वायरसेस, सीरोटाइप्स के, 2 अलग अलग एक ही सेल में आते हैं। जब मान लीजिए किसी बर्ड को, किसी पोल्ट्री में किसी को इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हुआ, तो इसके बहुत सारे सीरोटाइप्स होते हैं म्यूटेशन की वजह से। तो ये नहीं होता है कि एक ही सीरोटाइप इन्फेक्ट करता है, कई दफे ऐसा होता है कि 2 3 सीरोटाइप्स एक ही सेल के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट घुस जाते हैं, और जब वो घुस जाते हैं तो आपस में आदान प्रदान करते हैं आरएनए का, जीन का। इसको कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। उससे क्या होता है कि पुराने वाले खत्म हो गए और नए सीरोटाइप पैदा हो गए। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वेरी ब्रीफली, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है मगर हमने सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की। इसका मतलब ये निकला कि अगर ये म्यूटेशंस होते हैं तो वायरस बदलता रहता है। ब्रोंकाइटिस वायरस जो है, इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस वायरस, ये लगातार इसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं मित्रों, लगातार। और इसीलिए उसमें टाइप्स होते हैं, उसमें सब टाइप्स होते हैं, उसमें वेरिएंट्स होते हैं, एटिपिकल फॉर्म होते हैं। और इसीलिए इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस में हमारी वैक्सीन कारगर नहीं हो पाती, इफेक्टिव नहीं हो पाती। आप वैक्सीन लगाते हैं, पैसे खर्च करते हैं तो खाली 50% फायदा मिलता है,
50% इम्यूनिटी आती है या 60% आती है, 100% कभी नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो म्यूटेशन जब होते हैं, प्रोटीन जब सरफेस का बदलता है तो अलग अलग तरह के सीरोटाइप्स बन जाते हैं, नए फॉर्म्स आते रहते हैं, एटिपिकल फॉर्म्स आते रहते हैं। तो जब तक ये एटिपिकल फॉर्म्स वगैरह और डिफरेंट सब तरह की सीरोटाइप्स आपके वैक्सीन में नहीं होगी, पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा ही नहीं। एक मजेदार बात बताता हूं, इसकी खोज अपने शुरू में मैंने बताया कि इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की खोज आज से 90 साल पहले हुई 1930 में, मगर वैक्सीन उसकी बनी 1941 में। मतलब 70 इयर्स, आज अभी 2020 चल रहा है, आज से 79 इयर्स, 79 साल पहले इसकी वैक्सीन बनी थी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की। उसका नाम है मास 41। मास इसलिए पड़ा कि वो मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी से निकली थी, और 41 इसलिए कि वो सन 1941 में वो वैक्सीन पहले से बनी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज उस वैक्सीन को अपन यूज कर रहे हैं, उसको करीब 80 साल होने आ गए, मगर 80 साल के बाद में भी हम लाइव वैक्सीन यूज कर रहे हैं, खिल के कर रहे हैं, मगर फिर भी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस कंट्रोल में नहीं आ पाया। यूरोप अमेरिका में नहीं पाया, अपने कहीं वर्ल्ड में कंट्रोल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसमें लगातार म्यूटेशंस होते रहते हैं और बदलता रहता है। यही हाल एवियन इन्फ्लुएंजा के साथ में। वैक्सीन ठीक से काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो लगातार म्यूटेशन बदलते रहते हैं, और उसमें तो ढेर सारी सब टाइप्स और कई चीजें होती है। मैरिज डिसीज वायरस, इसमें स्लो म्यूटेशंस होते हैं, पहले वो माइल्ड था, उसके बाद में विरुलेंट बना, फिर बाद में वेरी विरुलेंट बना, अब जो है वो वेरी विरुलेंट प्लस, और अब वो भी फेल होने जा रहा धीरे से, और भी वायरस इसमें प्रॉब्लम आ रहा। तो ये अगर वायरस स्टेबल हुआ मित्रों तो अच्छी इम्यूनिटी मिलेगी। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस स्टेबल है ही नहीं। अब आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जो वायरस स्टेबल है। रानीखेत डिसीज का एग्जांपल ले लीजिए, न्यूकासल डिसीज भी कहते हैं उसको। ये वायरस स्टेबल है, इसमें एक ही सीरोटाइप है, एक ही सीरोटाइप है। आप वैक्सीन लगाते हैं, बर्ड को अच्छी इम्यूनिटी मिलती है। और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस में कितनी सीरोटाइप्स हैं? 50, 60, 70, ठीक से पता ही नहीं कितनी, ढेर सारी है। तो उतनी सारी सीरोटाइप्स आप वैक्सीन में कहां से लाएंगे? जब तक वो नहीं आएगी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। खैर, अपन अब उसमें नहीं जाते हैं। तो ये अच्छा, ये चर्चा में इसलिए की। अब देख लेते हैं, ये इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस की बात की अपन ने, अब कोविड-19 की बात कर लेते हैं, ह्यूमन साइड का। क्या उसमें भी ऐसे ही हो रहा है? वो भी तो कोरोना वायरस है। क्या लगातार उसमें भी म्यूटेशन हो रहे हैं? उसमें भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है? वो भी खतरनाक होता चला जाएगा क्या? नहीं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि इसमें इस तरह से म्यूटेशन होते हैं। हाँ, जो आज की तारीख में अपने को जानकारी है वो ये है कि चाइना में जब ये वायरस आया तो उसमें एक प्रकार का म्यूटेशन हुआ, जिसमें से 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स बने कोविड-19 के। एक है एल स्ट्रेन, दूसरा है एस स्ट्रेन। एल स्ट्रेन है वो खतरनाक है, एस स्ट्रेन है माइल्ड। अब उसमें अपन ज्यादा नहीं जाएंगे, मगर ये चीजें उसमें होती। अब आज की तारीख में हमको ये नहीं मालूम है कि क्या इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस की तरह कोविड-19 भी म्यूटेशन करता चला जाएगा लगातार? क्या उसमें भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होंगे? क्या होगा उसमें? अभी साइंटिस्टों के पास में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है कि ये साइंटिस्ट के लिए नया वायरस है, उसके ऊपर बहुत सारी खोज अभी बाकी है। अभी तो अपन को टिप्स ऑफ एन आइसबर्ग इतना समझ में आ रहा है कि एक टिप, इतना बड़ा आइसबर्ग है तो अपन को एक बूंद का नॉलेज है उसके बारे में। तो ये फ्यूचर बताएगा कि ये सिचुएशन क्या होती है, क्या नहीं होती है। अब ये तो हमने बताया कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब हम इस टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं कि आपका ये स्ट्रक्चर आपने समझ लिया कोरोना वायरस का, म्यूटेशंस भी आपने समझ लीजिए, और भी अपन ने चर्चा की। अपन अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो डॉक्टर कुशल ने बताया कि साहब चिकन से, पोल्ट्री से आदमी को ये वायरस क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? मेन रीजन ये है कि पहले वायरस को जब एंटर करता है वो आदमी में या बर्ड में, तो उसको जाके पहले अटैच करना पड़ेगा।
जो लाइनिंग सेल्स है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, उसको अटैच करना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा था, और वो अटैच होगा अपने रिसेप्टर से। अब ये आप एक प्रिंसिपल माइंड में रखिए कि ताला हमने आपको एक दिया और चाबी हमने आपको दी, और वो चाबी उस ताले की नहीं है, और हम कहते हैं इसको खोल के बताइए, आप नहीं खोल पाएंगे। अब जो वायरस अंदर जाता है, जो वायरस अंदर गया, चलिए आदमी की बात कर लेते हैं। आदमी का वायरस अंदर गया तो उसका जो स्पाइक प्रोटीन है जो टिप पे, ये इसके पास कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो बाइंड करेंगे रिसेप्टर को, जिसको कहते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। ये बाइंड करता है रिसेप्टर से, जो कि सेल्स के ऊपर यहां पर है, लाइनिंग सेल्स के ऊपर। इसका जो रिसेप्टर है कोविड-19 का, साइंटिस्टों ने उसको खोज निकाला है। वो रिसेप्टर का नाम है, लंबा नाम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। फिर से मैं बोलता हूं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। अगर ये उसको रिसेप्टर मिलेगा तभी जाके वो उसको बाइंड करेगा, वरना नहीं करेगा। इसका मतलब कि अगर पोल्ट्री में ये वायरस चला गया कोविड-19, तो वो डिसीज पैदा नहीं कर पाएगा, इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों? कि जो पोल्ट्री का रिसेप्टर है जिससे कोरोना वायरस बाइंड होता है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का, वो एंटायरली डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग तरह का है। वो जो है वो है अल्फा 2,3 सायालिक एसिड। फिर से मैं बोलता हूं, अल्फा 2,3 सायालिक एसिड। साइंटिस्टों ने ये वर्कआउट कर लिया है। अब सिंपल बात हुई है कि अगर वो चाबी उस ताले की नहीं है तो वो ताला कभी नहीं खोलेगा। आप कोशिश करते रहिए। जब तक कोरोना वायरस को, यानी चिकन का, मान लीजिए किसी ने चिकन खा लिया, अंडा खा लिया, और ये इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का वायरस उसके अंदर गया, फॉर एग्जांपल कि आदमी में चला गया, तो आदमी में जब तक उसको अप्रोप्रिएट चाबी नहीं मिलेगी वो खोल नहीं पाएगा। जब तक कि उसको अल्फा 2,3 सायालिक एसिड वाला रिसेप्टर नहीं मिलेगा तो वो अटैच नहीं कर पाएगा, और आदमी में ये रिसेप्टर होते ही नहीं है। आदमी का जो रिसेप्टर है कोरोना वायरस का, वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। तो अगर चिकन और अंडा खा भी लिया आदमी ने, तो उसको अप्रोप्रिएट रिसेप्टर नहीं हुआ तो कैसे बाइंड करेगा? वो कर ही नहीं सकता है। और अगर वो बाइंड नहीं कर सकता है, सेल के अंदर एंटर नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, बीमार नहीं पड़ेगा आदमी। तो शुरू में जो बिना सोचे समझे some mischievous elements, they spread this rumor actually, some irresponsible people, that by eating chicken and egg you will contract the infection and suffer from the disease. It was totally irresponsible statement. Without knowing the facts, without knowing what are the scientific facts, they started spreading such type of a mischievous rumor. और उसकी वजह से the poultry industry was badly hit. Many farmers were ruined. Pharmaceutical company, the whole industry came to a standstill virtually, and there was a huge damage. तो ये एक बात समझ लीजिए आप कि जब तक उसको अप्रोप्रिएट रिसेप्टर नहीं मिलेगा तो बाइंड करेगा ही नहीं, और अगर वो बाइंड नहीं करता है डिसीज नहीं पैदा होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब थोड़ी सी एक छोटी सी और जानकारी मैं दे देता हूं। आप कहेंगे आप ये इतना लंबा चौड़ा नाम आपने बता दिया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ये है क्या? अब ये एक बहुत अलग विषय है, इसमें नहीं जाना चाहता हूं मैं, मगर शायद किसी को क्यूरियोसिटी हो वेटनरी डॉक्टर्स को कि सारा ये है क्या चक्कर, ये कौन सा कहां से आ गया। मित्रों, क्या होता है कि एक सिस्टम काम करती है आदमी में। एंजियोटेंसिनोजेन करके एक प्रोटीन बनता है लिवर में, और एक रेनिन एंजाइम होता है, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में।
फिर एक एंजाइम आता है, वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कन्वर्ट होता है दूसरे में, उसको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। और ये पूरी की पूरी सिस्टम ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई है। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उसमें ये सिस्टम काम करती है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो लोग दे आर मोर प्रोन टू कोरोना वायरस इंफेक्शन। तो ये जो वायरस, ये जो सॉरी रिसेप्टर मैंने बताया ना, ये जो लाइगेंड, वो उसका रिसेप्टर आदमी में, उसमें पोल्ट्री में है ही नहीं, पोल्ट्री वाला आदमी में नहीं है। तो ये बात मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई होगी कि जब तक अपने मैच का होमोलॉगस रिसेप्टर नहीं मिलेगा, वायरस बाइंड नहीं करेगा उसके सिस्टम में और इंफेक्शन नहीं होगा। अब एक तो चीजें और मैं बता दूं माइंडली, एक 5-10 मिनट में, बहुत ज्यादा समय में ले रहा हूं शायद, बहुत ब्रीफली, कि चीन में क्या हुआ था कि चीन में ये वायरस, अपने यहाँ पे दूसरी जगह नहीं है, ये चीन का बता रहा हूं, वहां पे चमगादड़ बहुत है बैट्स में, और उसकी उत्पत्ति, उसका ऑरिजिन हुआ बैट से, चमगादड़ से। चमगादड़ में 400 कोरोना वायरसेस नॉर्मली वो हार्बर करता है, बैट 400, और वैसे वायरसेस 15,000 के करीब रहते हैं उसमें, ढेर सारे, एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कितने हैं। वो वायरस वहां से फैला एक दूसरे जानवर को, उसको कहते हैं पेंगोलिन, PANGOLIN। ये पेंगोलिन जैसे ये होता है नेवला, उसके जैसा दिखता है, आप इंटरनेट में उसका देख सकते हैं। और जो पेंगोलिन है ये वो ह्यूमन मार्केट में बड़ा डेलिकेसी, इसको खूब लोग पसंद करते हैं और खाते हैं। तो बैट से वो पेंगोलिन में गया, और पेंगोलिन का जब आदमी ने खाया तो आदमी पास पहुंचा वो, इसलिए कि पेंगोलिन में और आदमी में 94% जेनेटिक सिमिलरिटी है। मतलब जेनेटिकली आदमी वो पेंगोलिन से 94% रिजेंबल करता है, इसलिए वो चला गया आदमी में और आदमी को बीमारी होने लगी। मगर ऐसा बाहर कहीं पे कुछ नहीं है। ये इंटरमीडिएट होस्ट जो बन गया वो पेंगोलिन, ऐसा इंटरमीडिएट होस्ट आज तक कोरोना वायरस में बाहर कहीं पे नहीं है, अपने इंडिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं। और ये बैट पिक्चर में कहां से आया? बैट इसलिए पिक्चर में आया कि जब वो 2002 में सीवियर रेस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम जो बना था, सार्स, उसमें उस समय जब ये बना था तो उस समय काफी खोजबीन हुई, और उस समय पता चला कि ये वायरस चमगादड़ से आया है और आदमी में। और उस समय ये खोज हुई थी कि ये जो इसका रिसेप्टर है आदमी में, वो ये है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, और ये कोविड में भी वही रिसेप्टर निकला। तो ये जो चीजें हैं ये कंफ्यूजन में है, अभी कोई सॉलिड मैसेज नहीं दे सकते हैं, मगर अपने कंट्री में ये हो रहा है कि आदमी से आदमी फैल रहा है। पूरे यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह पे आदमी से आदमी फैलता है। ये चीन की दास्तान है कि वो सर वो बैट से इधर पे आया और उधर से वो पेंगुलिन में गया और आदमी ने मीट खाया और हुआ है, हो सकता है। कई दफे ये भी होता है कि जो एनिमल में वायरस है, बहुत एनिमल में वायरस होते हैं, बैट में तो ढेर सारे होते हैं, और बैट इज ए मैमल। कई लोग सोचते होंगे कि बैट बर्ड है, पक्षी नहीं है, वो मैमल है। वो बैट में होते हैं, और भी कई कैटल में होते हैं, कैमल में होते हैं। अब कैमल का देख लीजिए, कैमल में कहां से आया? साउथ अरेबिया में मेर्स वायरस निकला, कब? 2012 में, सऊदी अरेबिया में। फिर वो आदमी को फैला, मगर कैसे? डायरेक्टली नहीं फैला, पहले वहां से गया वो कैमल में, और कैमल ने आदमी को फैलाया। तो इंटरमीडिएट होते हैं, मगर यहाँ का जो पिक्चर है अभी अपने कंट्री में या यूरोप अमेरिका में, आदमी से आदमी को फैल रहा है, इंटरमीडिएट रोल किसी का नहीं है। मैं अपना बात कंक्लूड करता हूं। कंक्लूजन करने में मैं यही बताऊंगा मेनली कि कोरोना वायरस इंफेक्शन बर्ड से
आदमी बर्ड, याद रखिए बर्ड में अभी तक एक ही है, केवल कोरोना वायरस एक ही है, वो है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस, और कोई नहीं है। आदमी में 7 है मगर बर्ड में एक ही है। ये इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस अगर आदमी में जाता भी है तो वो डिसीज पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? कि उसका रिसेप्टर बिल्कुल अलग है और आदमी के कोरोना वायरस का रिसेप्टर बिल्कुल अलग है। हालांकि दोनों में सिमिलरिटी बहुत है, आरएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, कैप्सिड है, एनवेलप है, और उसके ऊपर प्रोजेक्शंस हैं, स्पाइक प्रोटीन वगैरह है, ये सब सिमिलरिटी है, मगर रिसेप्टर तो अलग है। मतलब चाबी तो अलग है, वो चाबी जब तक अप्रोप्रिएट नहीं हुई थी ताला नहीं खुलेगा। तो इस पॉइंट को मैं बताना चाहता था कि साइंटिफिक फैक्ट्स ये हैं, और आज का मेरा पर्पज ये रहा कि लोगों को थोड़ी, जो भी पोल्ट्री से जुड़े हुए हैं, हम लोग पोल्ट्री इंडस्ट्री से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे पोल्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे और किसी प्रकार के हो, या फीड इंडस्ट्री में, जानना जरूरी है। आप सब नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। नॉलेज इज ए पावर। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर कुशल साहब को, डॉक्टर मनीष बंसल को और आप सबको बहुत आभार मानता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे को आपने ये अवसर दिया कि मैं अपनी बातों को आपके साथ में शेयर कर सकूं। आपने इतने ध्यान से सुना सब लोगों ने। आई एम मोस्ट ग्रेटफुल टू यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस and patient hearing. Thank you very much, friends. अगर कोई प्रश्न होंगे, क्वेश्चन, तो मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने की।